तो ये है कि जो मैक्रोफेज है ना उसके अंदर भी यही काम होता है कि जो हीम की वहाँ पर हीम जो है वहाँ पर टूटेगा और वहाँ पर भी जो आयरन बनेगा तो उस आयरन ने भी इसी तरह से फेरोप्रोटीन के ज़रिए से बाहर निकलना है और वो सारा यहाँ पर बाकी सारे सेल्स में हेपेस्टिन होता है, लेकिन मैक्रोफेज वाले सिस्टम के अंदर सेलुलोप्लाज्मिन होता है जिसने ये ऑक्सीडेशन का काम करना होता है। मतलब कि फेरो ऑक्सीडेज जो है वो यहाँ पर सेलुलोप्लाज्मिन है, बाकी सेल्स के अंदर फेरो ऑक्सीडेज हेफेस्टिन है। तो ये हेफेस्टिन ने यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और Fe3 पॉजिटिव इधर ब्लड वेसल के अंदर आके तो वही वाला सारा काम जो है वो दोबारा चलेगा। अब एक चीज़ है यहाँ पर हेप्सिडिन की कि रेगुलेटर जो है ना इस सारे प्रोसेस का वो है हेप्सिडिन। तो हेप्सिडिन जब कोई एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ हो या इन्फ्लेमेशन, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ को एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, तो अगर इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाए तो उसके नतीजे के अंदर जो है ना वो हेप्सिडिन जो है वो हेप्सिडिन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्टिमुलेट करता है। हेप्सिडिन जितना ज़्यादा स्टिमुलेट होगा वो उतना ज़्यादा फेरोप्रोटीन को इंटरनलाइज करेगा, इंटरनलाइज करके उसकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। तो हेप्सिडिन तो इस तरह से एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ लीड्स टू मतलब ये जो इन्फ्लेमेशन है वो लीड्स टू एनीमिया आल्सो नोन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक चीज़ ये हो गई। फिर उसके बाद हाइपोक्सिया, जब हम हाइट्स वगैरह पे जाते हैं तो इरिथ्रोपोइसिस तेज़ हो जाती है। इसके अलावा जब बीटा थैलेसीमिया होती है तब भी इरिथ्रोपोइसिस तेज़ होती है, ऑल्दो इनफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होती है लेकिन तेज़ हो जाती है। तो हाइपोक्सिया या बीटा थैलेसीमिया के केस के अंदर जो मतलब ये दोनों चीज़ें हैं ये भी हेप्सिडिन को जाके नेगेटिवली स्टिमुलेट करती हैं। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिवली स्टिमुलेट करेंगी तो हेप्सिडिन जो है वो अब इंटरनलाइज नहीं कर पाएगा, फेरोप्रोटीन की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी और इस तरह से ये इट लीड्स टू हीमोक्रोमेटोसिस। तो हीमोक्रोमेटोसिस हो जाता है और हीमोक्रोमेटोसिस क्या है कि ये हीमोक्रोमेटोसिस आयरन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और हीमोक्रोमेटोसिस मतलब आयरन की इंक्रीज़, और इसकी वजह से एक तो ब्रोंज डायबिटीज़ हो जाएगी और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर ये मौजूद होता है इसकी जीन। और प्राइमरी और सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी जो है वो हेरिडिटरी है कि पैदाइश के साथ ही जो आपको हीमोक्रोमेटोसिस मिलती है वो प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस है। लाइक दिस, ये जो HFE जीन है ना वो मतलब कि HFE जीन जो है अगर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा तो वो हेप्सिडिन को नेगेटिवली एक्टिवेट कर रहा है। तो नेगेटिवली एक्टिवेट का मतलब है कि फेरोप्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट है, वही वाला मतलब बात। तो इस तरह से ये भी हो सकता है जुवेनाइल हेप्सिडिन मतलब ये कुछ भी ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 म्यूटेशन, फेरोप्रोटीन म्यूटेशन, कुछ भी इनमें से हो सकता है। सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस जो बाद में होती है और इसमें वो हाइपोक्सिया और बीटा थैलेसीमिया वाला केस आ जाएगा जो मैंने पहले बात कर चुका हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जितनी ज़्यादा होगी वो भी आ गई सारी बात, ठीक है, ये वाली चीज़ें आ गई। और बाकी कुछ अननोन मतलब कि कुछ अलावा इसके जो कॉजेज़ हैं वो हेपेटाइटिस C हो गया, नॉन अल्कोहलिक, और मतलब ये अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ वगैरह, फैटी लीवर डिजीज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। ट्रांसफेरिन के लेवल की थोड़ी बात कर लेते हैं कि अगर ट्रांसफेरिन जो है टोटल जितना ट्रांसफेरिन मौजूद है अगर वो 30% लेवल उसका मौजूद है तो वो नॉर्मल है। अगर वो 20% सैचुरेटेड लेवल है उसका एपोट्रांसफेरिन मतलब अगर 20% सैचुरेटेड है तो इट मतलब कि कम है नॉर्मल से। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का ये केस है। फिर ओवरलोड का केस जो है वो 45% अगर हो जाएगा तो आयरन ओवरलोड का केस है। और दूसरा हीमोसिडरोसिस होता है, वो सिंपली आयरन का तो थोड़ा आयरन उसके अंदर भी ज़्यादा हो जाता है, आयरन ओवरलोड है, लेकिन वो उसके अंदर कोई सिम्टम्स कॉज नहीं होते, वो एक मतलब कोई डिजीज़ नहीं है। और आयरन मतलब ज़्यादा हो जाएगा और वो स्टेनिंग जो है ना वो थोड़ी सी हो जाएगी, बस उसमें मतलब कोई ज़्यादा मसला नहीं है वो उसके अंदर।